नमस्कार। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, आपका पुनः एक बार महाविद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पूर्व में भी डिस्कशन उसका हो चुका है। निर्वाचन के आंतरिक सहयोगी, इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन। जो निर्वाचन कानूनों का निर्वचन किस प्रकार किया जाता है, उसमें जो कानूनों के जो आंतरिक सहयोगी हैं, जो कानून के अंदर ही जो समाहित जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, उनको किस तरह से न्यायालय अपने निर्वचन में सहायक के तौर पर लेता है, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। क्योंकि निर्वचन करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है न्यायालय का, और उस विषय में बहुत सारी चीज़ों को देखना आवश्यक होता है, और कुछ जो बातें हैं वो स्वयं अधिनियम के अधीन ही उनको रखा जाता है, और उन अधिनियम के अधीन जो बातें हैं उनको ही आंतरिक सहयोगी के तौर पर माना जाता है। बाह्य सहयोगी भी होते हैं लेकिन आंतरिक सहयोगी का मतलब जो एक्ट बनाया है विधायिका ने, उस एक्ट के अधीन, उस एक्ट के अंतर्गत जो कुछ बात कही गई है उनका सहयोग किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन में उनको प्रयोग में लाया जाता है, इनकी हम चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा के दौरान हमने जो अब तक जो देखा, लघु शीर्षक अथवा संक्षिप्त नाम एक्ट का जो अधिनियम है उसका लघु शीर्षक क्या है, संक्षिप्त नाम क्यों दिया जाता है, दीर्घ शीर्षक उसका क्या होता है, और दीर्घ शीर्षक में विस्तृत नाम को किस तरह से इंटरप्रिटेशन के लिए उपयोगी माना गया है, किस तरह से उसको प्रयोग में लाया जा सकता है, इसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। इसी तरह उद्देश्य का जो एक्ट है, उस एक्ट को बनाने का क्या उद्देश्य था, खास करके उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कानून बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है तो उद्देशिका को प्रयोग में लाया जा सकता है। वर्तमान में बहुत कम कानूनों में इस तरह की उद्देशिका देखने में पड़ रही है, नए कानूनों में। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, जो संविधान है उस संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और संविधान के निर्वचन में इसको महत्वपूर्ण तरीके से इसको काम में लिया जाता है। इसी तरह पार्श्व टिप्पण जो धाराओं से पहले मार्जिनल नोट्स जिसको हम कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, उनको भी काम में लिया जाता है, जो कि बोल्ड अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि कानून धारा की भाषा स्पष्ट नहीं है तो इसके आधार पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से उनको प्रयोग में लाया जा सकता है। जो धाराओं के बगल में लिखे जाते हैं वे धाराओं की बातों को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। इसको बगली टिप्पणी भी कहते हैं, और इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। चूँकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए नेक्स्ट जो आज का जो वीडियो है इसमें कुछ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आंतरिक सहयोगियों से संबंधित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें।
तो इसमें हम आगे आज जो स्टार्ट करेंगे वो है, सबसे पहली बात है धाराओं के शीर्षक, हेडिंग्स ऑफ द सेक्शन। जो धाराओं के शीर्षक एक धारा या कुछ धाराओं के समूह के साथ ऊपर उल्लिखित किए जाते हैं। न्यायालय ने धाराओं के समूह की उद्देशिका के तौर पर ऐसे शीर्षकों को मान्यता प्रदान की है। इसलिए किसी अधिनियम के निर्वचन में शीर्षक को उद्देशिका के समान ही महत्व प्रदान किया गया है। जैसे उद्देशिका पूरे कानून के बारे में बतलाती है, ऐसे ही धाराओं के जो शीर्षक हैं, धाराओं के शीर्षक वो होते हैं, आपने देखा होगा कि धाराएं हैं, मान लीजिए 15-20 धाराएं हैं, उनको एक खंड में रखा गया है और उन खंड के ऊपर उनको एक शीर्षक दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे भारतीय दंड संहिता में चोरी, डकैती और इस तरह के जो अपराध हैं उनके संबंध में जो शीर्षक दिया गया है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अधिकार जो है के बारे में बतलाया गया है। तो ये शीर्षक है और शीर्षक में बहुत सारी धाराएं जो है रखी गई हैं। तो वो जो शीर्षक है वो एक तरह से उन धाराओं की उद्देशिका का काम करता है। और यदि अधिनियम जो नीचे जो दिए गए अधिनियम जो धाराएं हैं उनकी भाषा से अर्थ स्पष्ट हो तो शीर्षक का कोई खास महत्व नहीं होता, उसका कोई सहयोग भी नहीं लिया जा सकता। लेकिन यदि उसके एक से अधिक युक्तियुक्त अर्थ निकलते हों तो उनमें से कौन सा अर्थ उचित है, यह ज्ञात करने के लिए शीर्षक की सहायता ली जा सकती है। क्योंकि एक तरह के जो कहें बातें हैं, यदि आईपीसी की बात करें तो एक तरह के जो अपराध हैं, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी अलग शीर्षक में रखे गए हैं, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं वो अलग शीर्षक में रखे गए हैं। इसी तरह पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अर्थात जो लोक शांति के विरुद्ध जो अपराध हैं उनको अलग शीर्षक के तहत रखा गया है। तो इन सब के संबंध में यदि जो धाराएं हैं वो स्वयं स्पष्ट हैं तब तो शीर्षकों का कोई खास महत्व नहीं है। लेकिन यदि धाराओं में अस्पष्टता है और एक धारा के एक से अधिक यदि युक्त निर्वचन निकल रहा है तो ऐसी स्थिति में धाराओं की शीर्षक के आधार पर उनका निर्वचन किया जाएगा और निर्वचन में उसको काम में लिया जाएगा। इससे आगे जो नेक्स्ट जो खंड है, नेक्स्ट जो बात है वो है परिभाषा अथवा निर्वचन खंड, डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज। परिभाषा अथवा निर्वचन खंडों को कानून में साधारणतः कुछ अभिव्यक्तियों के प्राकृतिक अर्थों की परिभाषा के अनुसार विस्तृत करने अथवा उन शब्दों को जिनके अर्थ स्पष्ट नहीं है परिभाषा के अनुसार अर्थ देने के उद्देश्य से सम्मिलित किया जाता है। साधारणतः निर्वचन खंड में दिए गए किसी विशिष्ट शब्द के अर्थ का आशय यही है कि उस कानून में जहाँ भी उस शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ उसे निर्वचन खंड में दिए गए अर्थ के अनुसार ही सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन किसी एक अधिनियम में दिए गए शब्द के अर्थ को अन्य अधिनियमों में लागू नहीं किया जाएगा। परंतु यदि दोनों कानून साम्य विषय वस्तु कानून है तथा एक शब्द का प्रयोग दोनों कानूनों में किया गया है पर जिसे एक कानून के निर्वचन खंड में परिभाषित किया गया है तो दूसरे कानून में भी उसे उसी अर्थ में लिया जाएगा। देखिए, परिभाषा और निर्वचन खंड ये होता है कि कानून में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है, इसको विधायिका के द्वारा स्पष्ट करने के लिए कि जिससे किसी तरह का कोई भी विरोधाभास ना हो, कंफ्यूज जो कि साधारणतः उस एक्ट में
ये प्रथम या द्वितीय चैप्टर में ही होता है, परिभाषा निर्वचन खंड, और उनमें उन शब्दों के बारे में जो कि उस कानून में आगे आएंगे उनके बारे में परिभाषित उनको किया जाता है। जैसे कि भारतीय दंड संहिता है, उसमें निर्वचन खंड दिया गया है। उसमें निर्वचन खंड का में बेईमानी शब्द भी दिया गया, उसका अर्थ बतलाया गया है। उसमें जो है कपट के बारे में बतलाया गया है। उसके बारे में बहुत सारी अन्य बातें उसमें उनको परिभाषित किया गया है। तो इस निर्वचन खंड का अर्थ ये है कि जहाँ जहाँ कपट पूर्वक, बेईमानी पूर्वक भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में यदि ये शब्द आएंगे तो उनका अर्थ वो माना जाएगा जो कि निर्वचन खंड में पूर्व में ही बतलाया जा चुका है। अन्य कोई अर्थ जो कि किसी अन्य कानून में दिया गया है वो अर्थ इसमें नहीं लगाया जाएगा। तो ये स्पष्टता करने के लिए, उस कानून को स्पष्ट करने के लिए इस तरह के जो है निर्वचन खंड को या परिभाषा खंड को बनाया जाता है। लेकिन यदि दो कानून है, उन कानूनों में से एक कानून में तो परिभाषा खंड है और उसमें परिभाषित किया गया है, और दोनों ही कानून कैसे हैं, दोनों ही कानून साम्य विषय कानून है, एक ही विषय पे हैं। जैसे दंड संहिता है और दंड प्रक्रिया संहिता है। दंड संहिता में किसी विषय को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही साम्य कानून होने के कारण जो दंड संहिता में जो बात स्पष्ट की गई है उस बात को दंड प्रक्रिया संहिता में भी लागू कराया जा सकता है, रखा जा सकता है। लेकिन ये कहाँ होगा, जहाँ दोनों कानून एक जैसे हैं, साम्य कानून हैं। इसी तरह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें भी परिभाषित खंड दिया गया है। उसमें बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं। उसमें साबित करेगा, साबित कर सकेगा, ना साबित, न्यायाधीश, न्यायालय, इन सबको परिभाषित किया गया है। तो इन सब का वही अर्थ, इन सबको का अर्थ जो दिया गया है वो आगे अधिनियम में जहाँ जहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि अर्थ स्पष्ट नहीं है तो वहाँ इन अर्थों को ही लिया जाएगा, अन्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। इस तरह से जो आंतरिक जो एड हैं, जो आंतरिक सहयोगी हैं, उनमें परिभाषा एवं निर्वचन खंड जो है महत्वपूर्ण है, और इसको ध्यान में रखते हुए ही उस कानून का निर्वचन किया जाएगा। प्रोविजो, परंतुक। परंतुक खंड धाराओं में दिया जाता है। किसी धारा में परंतुक जोड़े जाने का स्वाभाविक उपधारणा यही है कि यदि परंतुक न जोड़ा गया होता तो धारा का अधिनियमित भाग परंतुक की विषय वस्तु को भी स्वयं के अंदर सम्मिलित कर लेता। परंतुक क्या करता है, परंतुक धारा को उस परंतुक से अलग करता है। यदि परंतुक नहीं होता तो धारा उस भाग को भी सम्मिलित कर लेती जिस भाग को सम्मिलित करने का जो आशय है वो विधायिका का नहीं है। फला फला ऐसी बात है, लेकिन परंतुक का मतलब लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। तो परंतुक का मतलब वो एक्सक्लूडेड है, वो इसमें शामिल नहीं है। परंतुक के निर्वचन का साधारण नियम यही है कि परंतुक को पूर्णतः उसके स्वाभाविक अर्थ में नहीं लिया जाकर केवल उस धारा के क्षेत्र जिसे वह साक्षेप करता है आवश्यक रूप से सीमित माना जाना चाहिए। परंतु उस धारा के अंतर्गत जो बात बतलाई गई है वहीं तक उसको सीमित रखा जाना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि परंतुक को उस विषय के संबंध में ही समझा जाना चाहिए जिससे इसका अस्तित्व है। उस धारा के साथ जो उसका अस्तित्व है उसी के साथ उसको समझा जाना चाहिए। परंतुक का स्वयं का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से पेड़ पे आपने देखा होगा पीली पीली बेलें, जिसको साधारण भाषा में अमर बेल कहते हैं, वो पेड़ पे लगी रहती है। यदि पेड़ सूख जाता है तो बेल भी सूख जाती है।
तो परंतुक का भी मतलब यही है कि जब तक धारा है तब तक परंतुक है। यदि धारा को ही कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया तो फिर उस परंतुक का कोई महत्व नहीं है। परंतुक धारा के साथ है और दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। परंतुक का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह मुख्य अधिनियमिति पर ही आधारित है। मुख्य अधिनियमिति के निरसन के साथ ही परंतुक का भी विवक्षित तौर पर निरसन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि यदि उसको खत्म कर दिया तो परंतुक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अधिनियमिति के मुख्य भाग का ऐसा निर्वचन नहीं किया जा सकता जिससे उसका परंतुक अनावश्यक और प्रभावहीन हो जाए। तो इस तरह से परंतुक किसी बात को धारा से अलग करता है, लेकिन धारा के साथ ही उसका अस्तित्व है, अलग से कोई उसका अस्तित्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है दृष्टांत अथवा उदाहरण, इलस्ट्रेशन या दृष्टांत जिसको हम कहते हैं। कभी कभी कानून की धाराओं में दृष्टांत इस आशय से जोड़े जाते हैं कि धाराओं के अंतर्गत वर्णित विधि के उपबंधों को और अधिक स्पष्ट किया जा सके। बहुत सारे भारतीय अधिनियमों में कई धाराओं के साथ दृष्टांत जोड़े गए हैं। क्योंकि दृष्टांत विधायिका के आशय का ज्ञान कराते हैं, अतः वे कानून बनाने वाले के आशय का अच्छा संकेत है। लेकिन किसी स्पष्ट अधिनियमिति को उसमें उल्लिखित दृष्टांतों के आधार पर विस्तृत अथवा सीमित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। दृष्टांत धारा का ही भाग है और यह धारा के सिद्धांतों को स्पष्ट करने में सहायक होता है। जो दृष्टांत हैं वो धारा के ही भाग होते हैं और दृष्टांत उस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही विधायिका के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। दृष्टांत और उदाहरण का आपने बहुत अच्छा अभी तक जो आप प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि संविदा अधिनियम है, संविदा अधिनियम में प्रस्ताव और स्वीकृति कब पूर्ण हो जाती है, इसके बारे में धारा 5 में बहुत सारे दृष्टांत दिए गए हैं। आप देखेंगे कि वो किस लिए हैं, वो उसको स्पष्ट करने के लिए हैं। वो दृष्टांत भी क्या है, धारा का ही भाग होते हैं, लेकिन उन दृष्टांतों को संकुचित अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए, उनको विस्तार, वो तो हैं ही, इसके अतिरिक्त भी। अब उसमें आपने देखा होगा कि प्रस्ताव और स्वीकृति कब पूर्ण होती है, इसके बारे में बतलाया गया है, लेकिन इसको विस्तार से समझना चाहिए। टेलीफोन पर किस तरह से, क्योंकि ये तो जो अधिनियम है 1872 का है, उस वक्त तो भारत में टेलीफोन नहीं थे, लेकिन टेलीफोन, टेलेक्स और इंटरनेट अब जब आ गए हैं तो भी वो धाराएं उसी तरह लागू हैं और उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो कोर्ट के द्वारा उन दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए उनका विस्तृत विवेचन न्यायालय के द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान समय के अनुसार आवश्यक है। तो दृष्टांत एक तरह से क्या है, एक तरह धारा का भाग है और उसके आधार पर ही निर्वचन होना चाहिए, लेकिन उसका अर्थ जो है संकुचित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो बात आती है वो है अपवाद एवं व्यावृत्ति खंड, एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉजेज। अपवाद साधारणतः किसी अधिनियम में अपवाद ऐसी विषय वस्तु को अधिनियमित के क्षेत्र से परे रखने के लिए बनाया जाता है जो यदि ऐसा न किया जाता तो अधिनियम के क्षेत्र में ही होता। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो कि हत्या को परिभाषित करती है में 5 अपवाद दिए गए हैं और इन सभी की भाषा आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि से प्रारंभ होती है। मानववध का मतलब है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करना। लेकिन हत्या की श्रेणी में कब आएगा ये, जब 300 में जो बातें कही गई हैं उनके अनुसार।
लेकिन साथ ही धारा 300 में क्या दिए गए हैं? अपवाद दिए गए हैं। और वो अपवाद कौन से हैं? 5 ग्राउंड दिए गए हैं कि इन 5 बातों के आधार पर यदि एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित की जाती है तो वह हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी, वो मानव वध की श्रेणी में आएगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जान सकते हैं कि अपवाद इस बात की पुष्टि करता है कि जो विषय अपवाद के रूप में अलग नहीं किए गए हैं वे प्रमुख उपबंध में सम्मिलित हैं। प्रमुख उपबंध व अपवाद में आपस में असंगति अथवा विरोध के समय प्रमुख उपबंध को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। यदि अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे निर्णय भी वर्तमान हैं जिनमें अपवाद को विधायिका का अंतिम आशय मानकर उसे अधिक महत्व दिया गया है, उनको अलग मानना चाहिए। और यदि दोनों में विरोध है तो ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रमुख खंड है उसको ही महत्व दिया जाना चाहिए, उनको अपवादों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार न्यायालय के द्वारा जब अपवाद इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उन अपवादों को भी मुख्य धारा से अधिक महत्व दिया गया है। सेविंग क्लॉज ये कहता है व्यावृत्ति खंड किसी कानून के निरसन व पूरा अधिनियम की दशा में निविष्ट किए जाते हैं। इसके द्वारा निश्चित कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकारों में कोई विघ्न नहीं डाला जाता है और न ही नए अधिकार दिए जाते हैं। सामान्यतः व्यावृत्ति सेविंग क्लॉज को निरसन करने वाले कानून में निविष्ट किया जाता है। कानून के प्रमुख भाग व व्यावृत्ति खंड में विरोध होने पर व्यावृत्ति खंड को सेविंग क्लॉज को अस्वीकार किया। तो इस प्रकार से ये आपका अपवाद एवं व्यावृत्ति खंड हुआ। इसके बाद जो आता है स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन। उपबंधों के अर्थों को सुस्पष्ट करने के उद्देश्य से तथा शंका व संदिग्धता दूर करने के आशय से स्पष्टीकरण निविष्ट किए जाते हैं। स्पष्टीकरण उपबंधों के अर्थ को विस्तारित नहीं करता, वरना केवल उसके सच्चे वास्तविक अर्थ को समझने में सहयोग देता है। भारतीय अधिनियमों में बहुत अधिक संख्या में उपबंधों के साथ स्पष्टीकरण दिए जाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 108 में दुष्प्रेरण शब्द को अबेटर को परिभाषित के साथ 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। कई बार स्पष्टीकरण किसी कानून की अधिनियमिति के समय नहीं बल्कि बाद में भी जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है और उसके साथ जो 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं वो सन 1973 और 1975 में जोड़े गए हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी धारा में कई खंड होने के बावजूद केवल एक स्पष्टीकरण ही जोड़ा गया हो, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 20 के साथ हैं। ऐसे में यह देखा जाना आवश्यक है कि उनमें किस खंड को स्पष्टीकरण की संबंधित है। शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जोड़े जाते हैं। असंदिग्धता न रहे, उन शब्दों को जो धारा में दिए गए हैं उन शब्दों को क्या किया गया है, स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है। जैसे पूरे एक्ट के लिए परिभाषा एवं निर्वचन खंड है, ऐसे ही मेरी समझ में ये स्पष्टीकरण केवल उस धारा के लिए स्पष्टीकरण होते हैं और उस धारा को स्पष्ट करने के लिए जिससे कि किसी तरह का विरोधाभास न रहे, स्पष्टीकरण उसमें जोड़े जाते हैं जिससे कि उस धारा को आसानी से स्पष्ट किया जा सके, धारा को आसानी से स्पष्ट करते हुए समझा जा सके। इसके बाद जो बात आती है वो आती है अनुसूची। किसी अधिनियम में संलग्न शेड्यूल जिसको हम बोलते हैं अनुसूची, अनुसूची सामान्यतः उस अधिनियम के अंतर्गत मांग और अधिकारों का किस प्रकार से
निपटारा किया जाए अथवा अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, यह बतलाती है। कभी कभी अनुसूची में तालिका के रूप में कुछ विषय भी वर्णित किए जाते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान में है, ताकि संघ और राज्य अपने अपने क्षेत्र में विधान बना सके। अनुसूची कानून का भाग होती है और किसी धारा का निर्वचन करते समय न्यायालय अनुसूची से सहयोग ले सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की सच्ची आत्मा को समझने के लिए अनुसूची का निर्वचन करते समय धाराओं से भी सहयोग लिया जा सकता है। कभी कभी अनुसूची में अस्थायी उपबंध भी दिए जाते हैं ताकि अधिनियम तब तक अस्तित्व में रह सके जब तक कि अधिनियम के मुख्य उपबंध परिवर्तित होना प्रारंभ न कर दें, जैसा भारत शासन अधिनियम 1935 की नवीं अनुसूची में दिया गया। तो अनुसूची क्या है, उसके आत्मा को समझने के लिए, उस कानून की आत्मा को समझने के लिए आवश्यक होते हैं। और अंतिम जो बात है वो है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। प्राचीन काल में कानून बिना विराम आदि विधानों के पारित किए जाते थे और इसलिए यह स्वाभाविक था कि न्यायालय इस ओर ध्यान नहीं देते। परंतु वर्तमान में विराम आदि विधानों का प्रयोग होता है। अतः जब कोई विषय न्यायालय के समक्ष निर्वचन के लिए आता है तो न्यायालय उस उपबंध को पहले उसी आकार में देखता है जिस आकार में विराम आदि विधानों सहित वह अस्तित्व में है। और यदि न्यायालय समझता है कि उसके विराम आदि विधानों सहित अर्थ में कोई निरर्थकता या संदिग्धता नहीं है तो वह उसे उसी प्रकार निर्वचित कर देता है। परंतु विराम आदि विधानों सहित निर्वचन करते समय यदि कोई निरर्थकता अथवा संदिग्धता का बोध होता हो तो न्यायालय संपूर्ण उपबंध को बिना विराम आदि विधानों के पढ़ेगा और यदि उसे स्पष्ट हो तो विराम आदि विधानों को कोई महत्व दिए बगैर इस प्रकार अर्थान्वयन करेगा। तो विराम चिन्ह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बिना विराम के ही कानून बनाए जाते थे। वर्तमान में जो कानून बनाए जा रहे हैं उसको विराम चिन्ह उसमें लगाए जाते हैं और उसको वैसे ही वो पढ़ेगा निर्वचन करते समय जैसे कि विधायिका के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यदि उनको अस्पष्टता है तो उनको वो हटा देगा, इस प्रकार अर्थायन करेगा जिससे कि उसका कोई स्पष्ट अर्थ जो प्राप्त हो सके। इस प्रकार से आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो पूर्ण हुआ है। इसको आप एक बार पढ़ें और उसको पढ़ कर के, सुन कर के और पढ़ कर के एक क्वेश्चन इसके ऊपर तैयार करें। धन्यवाद।